जंगल के बीचों बीच सुनसान रात में एक गोल घेरे के अंदर राजेश अपनी साधना में लगा हुआ था। उस रात साधना का 10वां दिन था और जो साधना वह कर रहा था उसे सिद्ध करने का समय 11 दिन का था। लगातार 11 मंत्र जाप करते हुए वह साधना कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास न जाने कितने जंगली जानवर गुर्रा रहे हैं, उसके शरीर पर रेंग रहे हैं। उसकी गर्दन में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, मानो किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह साधना किए जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक स्त्री थी, रति प्रिया यक्षिणी, जिसे वह सिद्ध करना चाहता था। उसे विश्वास था कि वह उसे पत्नी के रूप में सिद्ध कर ही लेगा। वह कोई आम स्त्री नहीं थी, यक्षिणी थी। यक्षिणी जिसे न जाने कितने साधक सिद्ध करना चाहते हैं। उसने बचपन से ही उसकी कहानियां सुनी थी कि वो कितनी सुंदर होती है और शादी मुराद पूरी करती है, अमीर बना देती है। लेकिन लोगों का यह कहना था कि उसे सिद्ध करना आसान है पर प्रसन्न रखना मुश्किल है। अगर वो नाराज हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तभी से न जाने कितनी यक्षिणी से उसे प्रेम हो गया। वह उसे प्राप्त करना चाहता था और इसलिए बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के उसने वह साधना शुरू कर दी। तब उसकी उम्र करीब 36 से 37 साल की थी। उसका विवाह तक नहीं हुआ था क्योंकि उसने विवाह करना नहीं चाहा। उसकी माँ, बहन और बाबा सब उसके विवाह के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने कभी बात नहीं मानी। साधना करते समय उसे अजीब सी चीजें महसूस हो रही थीं। कानों में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चारों तरफ कोई घूम रहा है। बीच बीच में उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई छू रहा है। उसी के साथ उसे मधुर सी हंसी सुनाई दी। तब उसका मन किया कि वो आंखें खोलकर उसे देख ले, लेकिन साधना से पहले यह करना उचित नहीं था, इसलिए महामंत्र का जाप करता गया। कुछ घंटों के बाद 10वें दिन की साधना खत्म हो जाती है और उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। साधना करके वह अपने साधना स्थल पर ही लेट गया और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे जब उसे कुछ अजीब सा सपना आया। उसने अपने सपने में एक स्त्री को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखा। वह उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? वह बिना पीछे मुड़े ही हंसने लगी और बोली, वही जिसे तुम बचपन से पाना चाहते थे, मैं वही हूँ। उसकी बात सुनकर राजेश हैरान हो गया, फिर समझ गया कि वह रति प्रिया ही है। राजेश खुश होकर उससे कहता है कि तुम आ गई। वह हंसने लगी और बोली, अभी नहीं, तुमने अभी मुझे सिद्ध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी जिद देखकर लगता है कि तुम मुझे सिद्ध कर ही लोगे। यह कहकर न जाने वह कहाँ गायब हो गई और उसी वक्त राजेश की आंख खुल जाती है। वह जमीन पर लेटा हुआ था। उस गोल घेरे के बाहर से उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कोई जानवर होगा और फिर वापस सो गया। फिर अगले दिन शाम को राजेश शाम को पूरी तैयारी करके साधना करने में व्यस्त हो गया, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। वह मंत्र जाप कर रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसके स्पर्श से उसके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। वह हाथ बहुत ही कोमल था, उसकी पूरी पीठ पर घूम रहे थे। मंत्र जाप में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उसने अपने मन को उस स्पर्श के एहसास से हटाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे वह हाथ उसे छू रहे थे वैसे वैसे वह अपने आप पर से काबू खोता जा रहा था। साधना पूरी करने के लिए उसे एक बार और मंत्र जाप करना था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई उसकी गोद में बैठ गया है और उसने राजेश को जोर से झापड़ मारा हो। राजेश ने ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने मंत्र जाप करना बंद नहीं किया। फिर उसे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। कोई राजेश को बुरी तरह से खरोच रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने से खून बह रहा हो। उस दर्द में भी उसने साधना बंद नहीं की, शायद इसलिए कि उस पर रति प्रिया के लिए पागलपन सवार हो गया था। फिर किसी ने जोर से उसके बाल खींचे और अजीब सी आवाजें निकालने लगा, जैसे कि वह बहुत उत्तेजित हो। वह आवाज एक औरत की थी और राजेश समझ चुका था कि वह रति प्रिया यक्षिणी है। और मंत्र जाप खत्म होने तक
उस साधना की किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहता था, वरना वह उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। काफी समय तक वह राजेश को उत्तेजित करने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे उसका शरीर राजेश की शरीर से स्पर्श हो रहा था, राजेश समझ पा रहा था कि उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए हैं और वही उसे सबसे ज्यादा परेशानी में डाल रही थी, क्योंकि जाप करने में उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू रखा। करीब 3 से 4 घंटे तक उसके साथ वही सब होता रहा और फिर आखिरकार उसने मंत्रों की आहुति दी। तभी राजेश को रति प्रिया के हंसने की आवाज सुनाई दी और उसने कहा कि बहुत अच्छे, तुम्हारी साधना ने मुझे दिल से प्रसन्न कर दिया है। राजेश, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया। राजेश ने अपनी आंख खोली और उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को अपने सामने खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी, लंबे बाल थे, सुंदर आंखें थी, कोमल होठ और कोमल सुंदर शरीर, कोई कमी तक नहीं थी उस। राजेश उसे देखकर बेसुध हो गया और उसे चौंक कर देख रहा था। उसके चेहरे का भाव देखकर रति प्रिया हंसने लगी और उसने कहा कि क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया। राजेश ने कहा, मैंने जब से तुम्हारे बारे में सुना था तब से तुम्हें सिद्ध करना चाहता था, तुमसे विवाह करना चाहता था। वो हंसी और बोली, हाँ जरूर करूंगी, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। राजेश ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, कहो क्या चाहिए। उसने कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे विवाह करना होगा। राजेश अपने परिवार के सामने उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन फिर भी राजेश ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में सिद्ध हो रही हूँ, इसलिए मेरे अलावा तुम किसी पराई स्त्री को नहीं देखोगे। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हारे अलावा किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। राजेश बहुत खुश था। उसने कहा, मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। फिर दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। राजेश को विश्वास नहीं हो रहा था, वह बहुत खुश था कि उसने यक्षिणी को प्राप्त कर लिया है। राजेश ने कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, मेरे परिवार वाले तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। लेकिन एक समस्या थी कि जिस तरह के वस्त्र रति प्रिया ने पहन रखे थे, उस वस्त्र में राजेश उसे घर नहीं ले जा सकता था। इसलिए राजेश पहले बाजार जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेता है और उसे पहनकर राजेश उसे अपने घर लेकर चला जाता है। जब राजेश रति प्रिया को लेकर घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ, अरे ओ माँ, देखो मैं जरा किसे लाया हूँ। मालती, किशोर और शीतल वहां आ चुके थे। जब उन्होंने रति प्रिया को देखा, यक्षिणी को देखा, तो वो हैरान रह गए। शीतल ने कहा कि ये कौन है। राजेश ने कहा कि अपनी भाभी को नहीं पहचाना। कब से आप लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे तो मैंने शादी कर ली। ये रति प्रिया है और मैं इसी से प्रेम करता हूँ। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और खुशी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजेश ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली थी। किशोर ने कहा, ये क्या बिना बताए ही शादी कर ली? अरे हमें बताता तो हम क्या तेरी शादी नहीं करवाते। मालती ने कहा, अरे जाने दो, कोई बात नहीं, कम से कम मरने से पहले बहू का चेहरा तो देख ही लिया, लेकिन बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजेश ने कहा, हाँ माँ, लेकिन स्थिति ही ऐसी बन गई थी कि हमें शादी तुरंत करनी पड़ी। शीतल रति प्रिया के पास आई और बोली कि भाभी, आपके माँ बाप को पता है कि आपने शादी कर ली है? रति प्रिया ने कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर सबको बड़ा बुरा लगता है। मालती ने कहा, नहीं नहीं, हम हैं ना तुम्हारे पास। शीतल रति प्रिया को कमरे में ले जाती है। मालती ने राजेश को कहा कि बेटा, कल का दिन शुभ है, ऐसा करते हैं, कल बहू की मुंह दिखाई रख देते हैं। ठीक है। राजेश ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मालती बहुत खुश होती है और राजेश अपने कमरे में चला जाता है। तब तक शीतल वहां से जा चुकी थी और जब राजेश ने रति प्रिया को देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बिना किसी वस्त्र के पलंग पर बैठी थी, मानो उसी का ही इंतजार कर रही थी। राजेश उसे देखता रह गया और वह भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ राजेश को निहार रही थी। राजेश उसके पास गया और रति प्रिया ने अचानक से उसे पलंग पर खींच लिया
और देखते ही देखते दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं और दोनों ने रात भर संभोग किया। अगले दिन रति प्रिया की मुंह दिखाई थी और शीतल उसे तैयार कर रही थी। राजेश के कुछ दोस्त भी उसके घर आने वाले थे, जो हमेशा राजेश की शादी ना होने का मजाक उड़ाते थे। राजेश इस बात से बड़ा खुश था कि रति प्रिया को देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त घर आते हैं। जब उन्होंने रति प्रिया को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर सबको जलन होने लगती है। उसके एक दोस्त अजय ने कहा, यह राजेश कौन से मंदिर में जाकर माथा टेक रहा था जो इतनी सुंदर पत्नी मिली तुझे? राजेश ने कहा, ये किस्मत की बात है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे मोहल्ले वालों ने रति प्रिया की तारीफ की और इससे मालती भी बेहद खुश थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजेश रति प्रिया के साथ बहुत खुश था। वह पूरा दिन एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, मानो दोनों को एक दूसरे की लत लग गई हो। लेकिन इस वजह से राजेश ने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह ज्यादातर समय रति प्रिया के साथ कमरे में भोग विलास में ही बिताता था और ये बात मालती को पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन मालती ने उसे बुलाया और कहा, ये सब क्या है? अपने बाबा के साथ दुकान पर क्यों नहीं जाते हो? अरे कब तक भाई अकेले काम करते रहेंगे? माना तेरी नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू काम करना ही छोड़ दे, तू कमरे से बाहर ही ना निकले। राजेश, दुकान जाओ और अपने बाबा को बोल कि वो घर आके खाना खा लें। राजेश का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। उसके जाने के बाद रति प्रिया रसोई में जाती है और उसे देखकर मालती ने कहा, चलो तुम्हारे पैर रसोई में तो पड़े, आज का खाना तुम बनाना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। यह कहकर मालती भी अपने काम में लग जाती है। रति प्रिया ने मालती को अजीब तरीके से देखा और शीतल ने यह देख लिया। उसने कहा कि क्या हुआ भाभी, माँ की ओर ऐसे क्यों घूर रही हो? इस घर की बहू हो तो अपनी जिम्मेदारी को निभानी होगी। चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दोनों काम पर लग जाते हैं और जैसे ही खाना तैयार हुआ, किशोर घर पहुंच गया और उसने कहा कि आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही है। राजेश दुकान बंद करके रात को लौट आएगा। यह बात जब रति प्रिया ने सुनी तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। अचानक वह किशोर की ओर गुस्से से घूरने लगती है। तभी शीतल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भैया को खाना दे आऊंगी। फिर रति प्रिया खुश हो गई और बोली, नहीं तुम नहीं, मैं दे आऊंगी। मालती ने रति प्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन रति प्रिया उसे नजरअंदाज करके दुकान चली जाती है। जब राजेश ने उसे दुकान आते देखा तो वह खुश हो गया और दोनों ने दुकान का दरवाजा बंद करके ही संभोग करना शुरू कर दिया। दुकान के अंदर से जो आवाज आ रही थी वह सुनकर आसपास रहने वाले बातें करने लगे और इसकी खबर मालती तक पहुंची। मालती ने जब इसके बारे में जाना तो वो शर्मिंदा हो गई और उसे गुस्सा आया। वो रति प्रिया के घर आने का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद रति प्रिया घर आती है। तब शाम के 5 बज रहे थे। मालती ने पूछा कि इतनी देर क्यों लग गई आने में? रति प्रिया ने कहा, दुकान में ग्राहक बहुत थे, इसलिए उन्हें खाना खिलाने में समय लग गया। मालती ने कहा, तुझे उसे खिलाने नहीं, खाना पहुंचाने के लिए भेजा था। मैं अच्छे से जानती हूँ तू क्या करने गई थी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, तू अब राजेश से दूर रहेगी। तेरी वजह से उसके काम का नुकसान हो रहा है। अब से तू रसोई में सोएगी, समझी? रति प्रिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, लेकिन वो मेरे पति हैं, तो उनके साथ समय बिताने में क्या हर्ज है? मालती ने कहा कि हर एक का वक्त होता है। तुम बेशर्मों की तरह दुकान में जाकर उसके साथ ये सब जाकर करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसलिए 1 महीने तक अब तू उससे दूर रहना। यह कहकर मालती वहां से चली गई। रात के करीब 9 बजे त्रिलोक घर आया। जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि रति प्रिया वहां है ही नहीं। तो वह उसे ढूंढते ढूंढते रसोई में पहुंच गया, जहां वह गुस्से में बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रति प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। उन्हें पता चल गया कि हमने दुकान में क्या किया था। ये बात राजेश को भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह जानता था कि मालती किसी की नहीं सुनने वाली।
इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भी यहीं सो जाता हूँ, माँ को नहीं पता चलेगा। रति प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और राजेश वहीं सो जाता है। लेकिन आधी रात बीतने के बाद उसे ऐसा लगा कि रति प्रिया उसे स्पर्श कर रही है और वह खुद भी उसे स्पर्श करने के लिए मचल गया। दोनों रसोई में ही भोग विलास करने लगे। लेकिन तभी रसोई की लाइट जल गई और जब दोनों ने रसोई के दरवाजे की ओर देखा तो मालती वहां खड़ी हुई थी। मालती ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बेशर्म, मेरी रसोई को भी अशुद्ध करने चले हो। उसने रति प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। उसने कहा, क्या जादू कर रखा है मेरे बेटे पर? कहा था कि उससे तुझे दूर रहने के लिए, लेकिन तू नहीं मानी। आसपास में नाक कटा दी है तुम लोगों ने, उसके बाद भी शर्म नहीं आती। राजेश ने कहा, माँ क्या हो गया है तुम्हें? अरे वो पत्नी है मेरी। मालती ने कहा, पत्नी सब कुछ हो गई तेरे लिए, अब तू इसके लिए घर की इज्जत, अपना कामकाज सब कुछ दांव पर लगा देगा? राजेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो और मेरी पत्नी से तुम ऐसा बर्ताव मत करो। यह सुनकर मालती के होश उड़ गए। राजेश ने पहली बार उससे ऐसी बात की थी। रति प्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। मालती ने कहा, अच्छा अब तुझे ये इतनी प्यारी हो गई? यह भी उन औरतों में से है जो पति को अपने घर वालों के खिलाफ कर देती हैं। इसी ने तुझसे कुछ कहा है ना? राजेश ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बेकार में परेशान हो रही हो, फालतू में तमाशा कर रही हो। यह कहकर राजेश अपने कमरे में चला जाता है। शीतल ने मालती से कहा कि इसके लक्षण ठीक नहीं है माँ, इसे तुम कोठरी में सुलाओ आज की रात, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मालती ने रति प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे घर के पीछे की तरफ ले जाती है, जहाँ एक कमरा था। वह कमरा कई महीनों से बंद था और वहाँ रोशनी भी नहीं थी। उसी कमरे में मालती ने रति प्रिया को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब मालती रसोई में गई तो उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। रसोई में रति प्रिया थी, जिसे उसने कमरे में बंद कर दिया था और चाबी भी उसी के पास थी। उसने कहा, तू बाहर कैसे आई? रति प्रिया ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आपको क्या लगता है कि आप मुझे कमरे में बंद कर देंगी और सब कुछ सही हो जाएगा? आप जानती नहीं है मुझे। मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि मेरे और राजेश के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। ये कहकर वो चली गई और मालती के पसीने छूट गए। 2-3 दिन फिर ऐसे ही बीत जाते हैं। मालती ने देखा कि शीतल की तबीयत कुछ सही नहीं है। उसने पूछा, क्या शीतल, तुम्हें क्या हुआ? शीतल ने कहा, नहीं माँ, 2-3 दिन से मुझे हर रोज उल्टियां हो रही हैं और शरीर में बहुत भयानक दर्द होता है। इस बात पर रति प्रिया हंस रही थी और यह चीज राजेश ने देखी। मालती ने कहा, पहले क्यों नहीं कहा? चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मालती उसे डॉक्टर के पास ले गई और राजेश ने रति प्रिया से कहा कि यह सब क्या है? कहीं उसकी तबीयत खराब होने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? रति प्रिया ने कहा, जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा उसका मंजर तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। राजेश ने कहा, ये क्या कर रही हो? भाई मेरी बहन है, देखो मेरे परिवार के साथ कुछ गलत मत करो, वे बुरे नहीं है। रति प्रिया को उस पर भी गुस्सा आने लगा क्योंकि वह अपने परिवार की तलबदारी कर रहा था। उसने कुछ कहा नहीं बल्कि राजेश को लेकर कमरे में चली गई और उसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन राजेश कुछ समय वो नहीं चाहता था, इसलिए वह उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा, जिससे रति प्रिया को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। रति प्रिया ने जबरदस्ती खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की और उसके ऊपर आकर बैठ गई। उसने राजेश के बाल पकड़ रखे थे और उसकी आंखों में ही देख रही थी। फिर अचानक से राजेश को कुछ होने लगा और उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वह भी विलास में डूब जाता है। एक दूसरे को संतुष्ट करने के बाद वे दोनों कमरे के बाहर आ गए और तभी मालती और शीतल भी घर आ गए। मालती ने रोते हुए कहा, राजेश देखना क्या हो गया है तेरी बहन को, कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इसके इलाज में बहुत पैसे लगने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे? राजेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था, लेकिन मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू कहाँ जा रहा है? तूने सुना नहीं?
मैंने क्या कहा? तेरी बहन की तबीयत। वो कुछ आगे बोलती उससे पहले ही राजेश ने उसके बाल पकड़कर खींचे और मालती चिल्लाई। राजेश ने कहा, अरे ओ, ये तू और तेरी बेटी की समस्या है, मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझी? मालती और शीतल को मानो झटका लग गया हो। शीतल ने कहा, भैया ये क्या हो गया है तुम्हें? माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? राजेश ने कहा, चुप, जब देखो तब अपनी माँ के साथ चापलूसी करती रहती हो। अच्छा है तुझे बीमारी लग गई। शीतल ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं मर रही हूं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। राजेश ने अपनी मां को और शीतल को मार दिया। बोले रे। तभी किशोर वहां पर आ जाता है। जब उसने यह सब देखा तो उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने जाकर राजेश को झापड़ मारा और बोला, नालायक, यही सब सिखाया मैंने तुझे? उस औरत की बातों में आकर ये सब कर रहा है ना तू? राजेश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। राजेश ने कहा, मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत बोलना। किशोर बोला, वरना वरना क्या कर लेगा तू? अपने बाप को भी मारेगा। जैसे ही उसने ये बात कही, राजेश ने सच में उसे मार दिया और उसे धक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसे लात पर लात मारने लगा। मालती और शीतल बीच में आ गए और उसे रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन राजेश को न जाने क्या हो गया था कि वह अपने पिता को मारे ही जा रहा था। फिर राजेश ने अपने हाथ में एक लाठी ली और उसी लाठी से अपने माँ, बाबा और बहन तीनों को मारने लगा। सब दर्द से चीखने और चिल्लाने लगे और उनकी आवाज़ सुनकर आसपास वाले घर आ गए। जब उन्होंने वहां का नज़ारा देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। राजेश सबको मार रहा था और रति प्रिया वहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने जैसे तैसे करके राजेश को उनसे दूर किया, लेकिन जब वह काबू से बाहर हो रहा था तब उसे पकड़कर उसके कमरे में ही बंद कर दिया गया। मालती, किशोर और शीतल को बहुत चोट आई थी। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहीं रति प्रिया वापस से कमरे में जाकर राजेश के साथ संभोग करने लगी। इधर बाकी सब अस्पताल में थे और इधर किशोर दुखी था। किशोर ने कहा कि हमारा बेटा ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। तो आदमी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको तुरंत श्रद्धानंद बाबा के साथ जाना चाहिए। तो बे कौन है? तो उसने कहा कि बहुत बड़े तांत्रिक हैं और पास के गांव में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, वो बहुत विख्यात है इन चीजों के लिए। उसकी बात मानकर तीनों उस आदमी के साथ चले गए जहां उन्हें वह बाबा मिले। मालती ने उन्हें सारी बात बताई तो बाबा ने मंत्र का उच्चारण किया और फिर कहा कि हमें तुम्हारे घर जाकर देखना होगा कि क्या मामला है। बाबा ने कहा, हमें तुम्हारे घर जाकर देखना होगा कि आखिर मामला क्या है। मालती ने कहा, हाँ बाबा, अभी चलिए। न जाने मेरे बेटे को क्या हुआ है। जो बेटा कभी हमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, देखिए ना उसने क्या हाल कर दिया है हमारा। बाबा ने कहा, मैं जो सोच रहा हूं, अगर वह हुआ तो तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। ये सुनकर तीनों दहल गए। बाबा के साथ तीनों घर पहुंचे जहां से राजेश के जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी और सब बहुत ज्यादा डर गए। चारों घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि राजेश के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से उसकी चीख निकल रही थी। सबने खूब दरवाजा पीटा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सिर्फ राजेश की भयानक चीख सुनाई दे रही थी। श्रद्धानंद बाबा ने कई बार कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला, मानो किसी ताकतवर शक्ति ने दरवाजे बंद किया हो। फिर अचानक राजेश की चीख निकलनी बंद हो जाती है और झटके से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर अंदर का जो मंजर चारों ने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजेश की आंखें खुली थी, शरीर में प्राण नहीं थे और उसका पूरा शरीर सूख चुका था। श्रद्धानंद बाबा ने सिर्फ एक बात कही, देर हो गई। उसे वो ले गई और इसी के साथ राजेश और रति प्रिया के प्रेम की कहानी इस दुनिया में खत्म हो जाती है। और शायद भयानक कहानी, रति प्रिया उसे अपनी दुनिया में ले गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है, सत्य घटना है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।